तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, वो डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो यहाँ पे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और किसने करी थी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सेल की जो डिस्कवरी करी थी वो यहाँ पे करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल्स। ही एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब यहाँ पे उसने क्या एग्जामिन किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये होता क्या है? पेड़ का जो यहाँ पे बीच का हिस्सा होता है और उसमें से एक यहाँ पे स्लाइस निकालना, मतलब छोटा सा टुकड़ा निकालना, और इसी को यहाँ पे क्या बोला गया? कॉर्क बोला गया है। अब इसने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इसका क्या करा? अध्ययन करा। इसको यहाँ पे क्या किया? एग्जामिन किया। तो इसने यहाँ पे क्या देखा? द कॉर्क रीअसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब। तो इसने देखा कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे हनीकॉम्ब का होता है ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो यहाँ पे क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं? सेल्स जैसे बने होते हैं। अभी इसने यहाँ पे इसका नाम सेल्स रखा नहीं था, इसने बाद में रखा, और किस नाम को सोच के रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इससे हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो यहाँ पे कॉर्क है वो यहाँ पे हनीकॉम्ब के जैसे यहाँ पे क्या करता है? दिखता है। द लेटर कंसिस्टेड ऑफ मैनी टीनी कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्या थे? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में, वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या थे? कॉर्क में दिखाई दिए थे। हुक कोल्ड दैम सेलुली। तो हुक ने इनको यहाँ पे क्या बोला? सेलुली बोला। मतलब यहाँ पे सिंगुलर को यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेलुली बोलते हैं, और इसको नॉर्मल यहाँ पे क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। बहुत सारे मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं? सेल्स बना रहे हैं। सेलुली यहाँ पे क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? छोटा रूम। मतलब क्या होता है? लिटिल रूम होता है। और इस रूम, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे कैदी रहते हैं जेल में, उनमें यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सच रूम्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन मोनेस्ट्रीज। तो यहाँ पे भी हमारे ये सेल जैसे ही दिखते हैं। तो होप आपको यहाँ पे इसका आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम यहाँ पे सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना सेल के लाइफ यहाँ पे बिल्कुल खत्म ही है, उसके बिना यहाँ पे लाइफ हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वो एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, सब किसके बने होते हैं? सब बने होते हैं सेल्स के। दस सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। यही यहाँ पे क्या करता है? ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। ईच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। यहाँ पे जितनी भी सेल्स होती है, डिफरेंट सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे लिविंग सेल्स में अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, और सबका यहाँ पे क्या होता है? एक बेसिक फंक्शन होता है, जिसके वजह से जो लाइफ है वो आगे बढ़ पाती है। ईच सेल एक्वायर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वे। तो सभी यहाँ पे सेल्स का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जो उसके मेम्ब्रेन होते हैं और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये कुछ अलग ढंग से बने होते हैं हर सेल्स के। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। तो यहाँ पे क्या होता है? हर एक सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे नया मटेरियल बनाना। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गए और यहाँ पे राइबोसोम्स हो गया। क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल में हो गए, और राइबोसोम्स हमारे किस में होते हैं? हमारे एनिमल सेल्स में होते हैं। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल्स। और जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल को क्लियर करता है वो यहाँ पे क्या होता है? लाइसोसोम्स होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो एनर्जी को यूटिलाइज करता है, वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो यूटिलाइज होती है एनर्जी, वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी फॉर्म में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और मूवमेंट की बात कर लेते हैं, तो मूवमेंट यहाँ पे क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स कंटेनिंग स्पिंडल, सीलिया, फ्लैगिलिया। ये कुछ यहाँ पे छोटे शॉर्ट बोन है, जिससे हमारे यहाँ पे क्या होती है? मूवमेंट हो पाती है। और कुछ यहाँ पे क्या है? हमारे मसल्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? हमारा जो बॉडी है सब, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे जो बॉडी है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स क्या होते हैं? अपना स्पेसिफिक फंक्शन यूज करते हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स।
तो जो यहाँ पे सेल होते हैं, सेल के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अपना बेसिक परफॉर्मेंस या फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉल्ड द सेल। इन्हीं ऑर्गेनेल्स की वजह से यहाँ पे हमारा क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ आगे कर पाती है और वो अपना यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। उसी को यहाँ पे क्या बोला गया है, सेल बोला गया है। सेल यहाँ पे बिना ऑर्गेनेल्स के बिल्कुल ही बेकार है। तो यहाँ पे सेल के बिना बिल्कुल लाइफ होगी नहीं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। होप आपको ये वाला आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गए, ये यहाँ पे सेल के अंदर और बाहर कैसे जा पाते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब यहाँ पे डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या एक रूम है, रूम के एंड में यहाँ पे पूजा घर है, या आपने एक अगरबत्ती यहाँ पे क्या कर दिया, जला दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ देर बाद जो अगरबत्ती के जो यहाँ पे स्मेल है, वो काफी दूर तक यहाँ पे क्या करेगी, जाने लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे हमने इसको अगरबत्ती को जलाया था, तो ये यहाँ पे क्या था, धीरे धीरे हायर कंसेंट्रेशन था। और जो बाकी रूम है वहाँ पे क्या था, हमारा लोअर कंसेंट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे उसकी स्मेल नहीं थी। धीरे धीरे क्या होगा, पूरे रूम में यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस होने लगेगा और पूरे रूम में यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन फैलने लगेगा। तो वो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें पता है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी को यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो वहाँ पे इन और आउट हो पाता है। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेल है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर CO2 को यहाँ पे अंदर जाना है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो बाहर की साइड यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अंदर की साइड यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो ये एंटर कर जाएगा। और अगर यहाँ पे जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना पड़ेगा, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो अब अंदर ज़्यादा होगा। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वो अंदर ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी। तो वो अब यहाँ पे क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। तो इसी प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो पाता है। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही यहाँ पे सारे काम हो पाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं वाटर के बारे में क्या लिखा हुआ है। वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यहाँ पे काम कैसे करता है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते क्या हैं। तो ऑस्मोसिस को मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप पानी में चीनी घोलोगे तो चीनी वहाँ पे होगी सॉल्यूट और पानी वहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसकी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, कैसे यहाँ पे मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट के लिए यहाँ पे चाहिए इसको एक मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या कहलाई जाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाई जाती है। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from a solution of lower concentration of solutes to a solution of higher concentration of solute to which the membrane is relatively impermeable। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डिफ्यूजन का बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। डिफ्यूजन में हमारे यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जा रहा था, जबकि यहाँ पे क्या होगा, लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन जाएगा। और वो भी किससे गुजर के जाएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे वाटर की प्रोसेस जो होती है वो ऑस्मोसिस से होती है, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, पास होगा, और वो यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस एंड डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी फॉर देयर परफॉर्मेंस बाय द सेल। तो यहाँ पे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों को यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह से फिजिकल प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे केमिकल प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, जबकि ये दोनों यहाँ पे क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और इन दोनों को यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो होप आपको यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस हमारा यहाँ पे ज़्यादातर वाटर सॉल्वेंट में काम करता है, और जो डिफ्यूजन होता है वो किसी भी मीडियम में यहाँ पे काम कर सकता है। पर यहाँ पे वाटर में हम यहाँ पे ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस के बारे में बताते हैं, ना कि डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और वाटर के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोसेस था, हमारा ऑस्मोसिस, जो कि लोअर कंसेंट्रेशन से कहाँ पर जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन में। और दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, सॉल्यूट्स पार्टिकल। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो होप आपको ये वाला आंसर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही मटेरियल्स को ये परमिट करता है, कुछ ही मटेरियल्स को यहाँ पे अंदर और बाहर करता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो यहाँ पे सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स है वो यहाँ पे अंदर बाहर किस वजह से हो पाते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के वजह से हो पाते हैं। पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पास हो सकती हैं। पहला हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है एंड वाटर। तो इसमें यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल पे ये हमारे यहाँ पे एक क्या है, बीकर है, इस पे हमने यहाँ पे पानी ले लिया, वाटर लेने के बाद हमने यहाँ पे इंक डाल दी थोड़ी सी। तो जो इंक होगी कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होगी, पूरे वाटर में दिखाई देगी, मतलब पूरा वाटर जो होगा वो हमारे यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे ब्लैक इंक डाली होगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन हमारा यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में हो जाता है। हायर कंसंट्रेशन में हमारे यहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जिसके यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा थे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन में चला जाएगा जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े कम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो हम यहाँ पे अमीबा ले सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा अमीबा है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, अमीबा है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा अमीबा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सेल है इसका, यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। काम करने की वजह से इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा हो गई वो काफ़ी कम हो गई। तो वो ऑक्सीजन बाहर से लेगा, वो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लेगा, बाहर से लेगा। तो काम करने के बाद यहाँ पे जो ज़्यादा रिलीज होगी वो यहाँ पे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा गैस रिलीज होगी। तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यहाँ पे क्या करेगा, बाहर के साइड रिलीज कर देगा। तो यही हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन में होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस यहाँ पे सिर्फ किस में होता है, वो सिर्फ होता है हमारे यहाँ पे वाटर में। कहाँ पर होता है, हमारे सिर्फ वाटर में होता है। इसमें यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें यहाँ पे जो भी मूवमेंट होगी वो सिर्फ किस में होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में होगी। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख देता हूँ, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसको भी एग्जाम्पल की तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक बीकर लिया बहुत बड़ा, हमने यहाँ पे पानी लिया, पानी में हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, किशमिश डाल दी, जिसको हम यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिन्स बोलते हैं। इसमें हमने यहाँ पे किशमिश डाल दी, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद जो ये रेसिन्स होंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी जो होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें भी हमारे यहाँ पे जो होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किया, दोनों का यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो सेम है। बट यहाँ पे जो होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास होगा, उसमें यहाँ पे दोनों हो जाएगा। उसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन है उसमें यहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है, क्योंकि इंक यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट था, थोड़ा सा था। तो इंक यहाँ पे क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो वाटर हमारे यहाँ पे क्या होगा, किसमिस में चला गया, जिसकी वजह से वो फूल गया। इसको दोबारा हम यहाँ पे पतला करना है, इसको हमें यहाँ पे श्रिंक करना है, श्रिंक मतलब छोटा करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्ट वाटर लेंगे। हमने सॉल्ट वाटर लिया, सॉल्ट वाटर में हमने ये वाला क्या करा, जो यहाँ पे रेसिन था इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, श्रिंक होना चालू कर देगा। इसमें भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। और ऑस्मोसिस में हमेशा हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमें यहाँ पे इसकी लेयर की जरूरत पड़ी थी, बट यहाँ पे इंक में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमेशा किसकी जरूरत पड़ेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। में यहाँ पे लिख देता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ये यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। इन करेगा, आउट करेगा, बस किसको करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो हमें यहाँ पे 2 ऑर्गेनेल्स के नाम लेने जो कि यहाँ पे क्या होते हैं, सेल बॉडी के अंदर होते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, जिसके यहाँ पे खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। तो एक तो हम यहाँ पे प्लांट की बात कर लेंगे और एक हम यहाँ पे किसकी बात कर लेंगे, एनिमल सेल की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एनिमल सेल की बात करूँ तो वो हमारा आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, या बहुत से बोलते हैं मिटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, स्पेलिंग दोनों की सेम ही होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बनती है। एनर्जी कैसे बनती है, तो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट को ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में, मतलब दोनों को यहाँ पे गैस में क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इस ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे एक एनर्जी बनती है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटीपी। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इसको, एटीपी। और एटीपी की जो यहाँ पे फुल फॉर्म होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, एक तरह की एनर्जी रिलीज करता है जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। और एटीपी को हम यहाँ पे एक तरह से एनर्जी कैरियर या एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना था, यहाँ पे इतनी डिस्कस चीज़ें नहीं करनी थी, हमें यहाँ पे सिंपल बताना था कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है कि नहीं होता। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, क्योंकि जो यहाँ पे एटीपी होता है वो यहाँ पे क्या करता है, केमिकल कंपाउंड को सिंथेसिस करता है। क्या करता है, यहाँ पे केमिकल कंपाउंड को सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, डीएनए, एंड सेकंड बनता है यहाँ पे आरएनए। तो डीएनए का यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है, डीएनए एक तरह का अपने आप को प्रोड्यूस करता है, डबल करता है, यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग करता है। और जो हमारे यहाँ पे डीएनए की फुल फॉर्म होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का तो आपको पता ही होगा, इसको हम यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें ये दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल हो जाएंगे। जी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। एग्जैक्टली बी में हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसमें हम यहाँ पे एक प्लांट ऑर्गेनेल्स ले लेते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसमें हमारे यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, दो अलग अलग तरह के रीजन होते हैं। पहला हमारे यहाँ पे ग्रैना होता है, एंड दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, स्ट्रोमा। तो ग्रैना में हमारे यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। और जो हमारे यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, वैरायटी ऑफ, बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है स्ट्रोमा भी, फोटोसिंथेटिक के एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स एंड डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो इसमें भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीएनए कंटेन होता है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है एक नंबर पे, तो आप सिंपल यहाँ पे लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर थोड़ा और यहाँ पे नंबर में आता है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर सेल की यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पे इसके केमिकल कंपोजिशन है, वो यहाँ पे क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। अगर वो किसी वजह से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा, अ वेल ऑर्गेनाइज सेल मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पे जो वेल ऑर्गेनाइज सेल होते हैं वो कौन मेंटेन करता है, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। मतलब सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, हमारे साइटोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये सब हमारे यहाँ पे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और इनको कौन मेंटेन करता है, इनको होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। तो ये मेंटेन कैसे होते हैं, इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। It is therefore able to perform basic functions such as respiration, obtaining nutrition, clearing of waste, forming new proteins, etc. जिसके वजह से ही अगर सेल ऑर्गेनेल्स ना हो तो वहाँ पे कोई फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स ना हो तो वहाँ पे कोई बेसिक परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो उसकी अपर लेयर होती है, और जो भी बेसिक फंक्शन करते हैं वो उसके सेल ऑर्गेनेल्स ही करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया कि जो बेसिक फंक्शन होता है, जिसके रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन लेना, और वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म करना, वो यहाँ पे इसके ऑर्गेनेल्स ही करते हैं। अगर किसी कारणवश होम्योस्टेसिस उसको बैलेंस नहीं कर पाए तो यहाँ पे क्या होगा, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, it will not be able to maintain homeostasis and thus will not be able to perform above said basic functions and such a cell will ultimately die। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई तो होम्योस्टेसिस वहाँ पे बैलेंस नहीं होगा,
और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो वहाँ पे क्या होंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर वहाँ पे ऑर्गेनेल्स ही खत्म हो गए तो बेसिक फंक्शन ही नहीं होगा, और बेसिक फंक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सेल डाई हो जाएगा। अगर सारे सेल ऐसे ही डाई हो गए तो इंसान वहाँ पे क्या हो सकता है, मर सकता है। तो इसमें जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो किसका होता है, यहाँ पे होम्योस्टेसिस का होता है, जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स के केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करके रखता है। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, वाई आर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। तो हम यहाँ पे लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, ये खुद ही अपने आप को कैसे मार सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो लाइसोसोम यहाँ पे एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह काम करता है। जैसे कि अगर कोई सेल यहाँ पे डाई हो रहा है तो उसको यहाँ पे क्या करता है, ये खा लेता है, उसको वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल उसको यहाँ पे रिमूव करने में हेल्प करता है, और उसकी जगह यहाँ पे न्यू रिप्लेसमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे नया सेल आएगा उसकी जगह, क्योंकि डेड सेल हटेगा जब भी उसकी जगह वहाँ पे क्या होगा, नया सेल बन पाएगा। तो लाइसोसोम एक तरह का यहाँ पे क्या करता है, हाउस कीपर की तरह काम करता है, मतलब वहाँ पे साफ सफाई का काम करता है। तो अगर वहाँ पे कोई भी गंदगी आएगी तो उसको वहाँ पे क्या करेगा, खा लेगा और डाइजेस्ट कर देगा। एक तरह का ये यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के तरह काम करता है सेल में। इफ देयर कवरिंग मेम्ब्रेन ब्रेक्स एज इट हैपन्स ड्यूरिंग इंजरी टू सेल। तो यहाँ पे होता क्या है, जो लाइसोसोम्स की कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो कभी इंजरी की वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन है अगर वो वहाँ पे ब्रेक होती है, तो जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल स्पिल ओवर द सेल कंटेंट्स एंड डाइजेस्ट द सेम। तो जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो यहाँ पे क्या होंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे और वो उनको ही खाने लगेंगे और डाइजेस्ट करने लगेंगे। इसका मतलब वहाँ पे क्या होता था, लाइसोसोम एक कवरिंग मेम्ब्रेन में था। तो यहाँ पे होता क्या था, जो लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन के अंदर रहता था, तो जो खराब सेल्स रहते थे वो उन्हीं को यहाँ पे क्या करता था, मारता था, और उसकी जगह वहाँ पे न्यू रिप्लेसमेंट आती थी। पर अगर इसकी कवरिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो यहाँ पे कवरिंग मेम्ब्रेन के अंदर रहते थे वो चारों तरफ फैल जाएंगे, और वो वहाँ पे सही मेम्ब्रेन को भी वहाँ पे क्या करने लगेंगे, खाने लगेंगे, जो कि यहाँ पे काफी हानिकारक है। एज लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनेल्स विच ऑन बर्स्टिंग कैन किल सेल्स पोसेसिंग दैम, दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। तो लाइसोसोम्स के जो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे और वो वहाँ पे सही सेल्स को भी मार के खाने लगेंगे, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे क्या बोला गया है, सुसाइड बैग्स बोला गया है। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होती है सेल में, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर यहाँ पे 1 नंबर का आंसर आता है तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो क्या, राइबोसोम्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइबोसोम्स। अगर यहाँ पे थोड़े ज़्यादा नंबर में आता है तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो राइबोसोम्स हमारे यहाँ पे किस में अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RER। इसको यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ मैं। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे यहाँ पे इसमें अटैच होता है। अब यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे राइबोसोम्स होता है वो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज करना ही होता है, जिसको हम यहाँ पे छोटे से डायग्राम से समझेंगे। इसमें हमारे यहाँ पे 2 सब यूनिट होते हैं, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। मैं यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ। तो एक तो हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार बन जाएगा, बड़ा वाला यूनिट, एंड इसके बाद हमें एक छोटा यूनिट भी बनाना है। तो ये हमारा हो गया, और एक हमने यहाँ पे छोटा यूनिट बना दिया। तो ये वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज सब यूनिट। ये हमारा लार्ज सब यूनिट हो गया। एंड ये वाला हमारे यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल सब यूनिट। ये हमारा हो गया स्मॉल सब यूनिट। और यहाँ पे जो हमारी नीचे जो लेयर होगी वो हमारी किसको होगी, वो हमारी होगी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। किसकी होगी, वो हमारी यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, राइबोसोम्स था। राइबोसोम में हमारे यहाँ पे 2 यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल, जिसको हम यहाँ पे लार्ज सब यूनिट बोलते हैं एंड स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। और एक हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड, इसको यहाँ पे चेन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलीपेप्टाइड चेन। उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम्स में क्या होता है, मैसेंजर भी होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मैसेंजर किसको करता है यहाँ पे? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड को। कौन? राइबोसोम्स करता है। इसमें हमारा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो कि किसका बना होता है? एमिनो एसिड्स का बना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन ऑफ एमिनो एसिड, एडिशन ऑफ एमिनो एसिड। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो इस तरह से राइबोसोम्स में यहाँ पे क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ये डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस आता है तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।